तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है माउंटेन मेड डिसीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के एंड तुम देखा था फूडी ने अपने आप को साबित कर दिया है। यहाँ पर उसके पास में अब खुद की सेना है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है, यहाँ पर चेरी भी इस जगह मौजूद है, जो कि फूडी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मास्टर मास्टर कहते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इस टाइम पर फूडी भी चेरी को पहचान जाता है। उससे कहने लगता है कि सच में ये तुम हो, क्या तुम चेरी हो? इसमें चेरी बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये मैं हूँ और आप है मेरे मास्टर। ये कहते हुए वो फूडी के पास में आकर उसे गले लग जाती है। इस समय फूडी के चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी अलग एक्सप्रेशन नहीं होते, वो एकदम न्यूट्रल सा हो रखा है। अभी इस समय वो चेरी के बारे में सोचने के बजाय अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। उसके भाई ने ये सब कुछ किया है। उसके भाई ने उस टाइम पर उसे बताया था कि इसकी मौत हो चुकी है। अब जगह फूडी के साथ सो रहा होता है कि वो सब कुछ झूठ था, और साथ में ये भी ऐसा सो रहा होता है कि वो झूठ बोलना कितना ज्यादा जरूरी था। भले ही फूडी के भाई चामी ने उस टाइम पर फूडी से झूठ बोला हो, लेकिन फिर भी उसके वादे के रेस्पेक्ट रखते हुए उसने चेरी को सही सलामत इस जगह पहुंचा दिया, और अभी तक तो वो अच्छी तरह सेफ थी। इसी समय वहां पर जो सिपाही होते हैं उनमें से एक आगे बढ़ते हुए फूडी से पूछने लगता है, आपका नाम क्या है? यहाँ पर फूडी अपना असली नाम देने वाला होता है, लेकिन तभी अपना नाम बदल के बताता है। वो बताता है उसका नाम है यी युआन। अब जैसे इस जगह पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई है, वैसे ही एक और जगह है जो कि है लू फेंग, जहाँ पर भी एक नया साम्राज्य स्थापित होने वाला है, जो कि है ली सेंगजाई का। वो इस जगह पहुंच चुका है जहाँ पर एक बंदे गर्दन कट रही होती है। असल में ली सेंगजाई इधर आने के साथ में इस जगह को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बंदे जो कि यहाँ पर मरते हैं, ये वो पायरेट्स होते हैं जिन्होंने जगह को पहले से कब्जा करके रखा होता है। काफी सारी लाशें इस जगह पड़ी होती है। ली सेंगजाई अपने दोनों साथियों सन बुकोंग का बेटा, जो कि स्ट्रेटेजी में काफी अच्छा है, और बायुन, जो कि स्ट्रेटेजी और फाइटिंग दोनों में काफी अच्छा है, इन तीनों ने मिलकर इस जगह पर लाशों के ढेर लगा दिए हैं। काफी सारे लोग मारे गए हैं, और पायरेट्स इस टाइम बहुत डरे हुए हैं। वो इस डर के भाग रहे होते हैं कि ये तीन कौन फाइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारा पूरा साम्राज्य की अस्थिरता मचा दी है। ये तीनों बहुत ज्यादा ताकतवर है और हम इनसे लड़ नहीं सकते हैं। ली सेंगजाई इनकी बातों को सुन रहा होता है और बड़े रौब में सबसे बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम सब बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब से हम इस जगह किंग है। यहाँ पर वही होगा जो कि हम चाहेंगे। हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत। तुम सभी लोग यहाँ के लिए गलत हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और अगर तुमने इस दुआ से किसी ने भी यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की, किसी को लूटने की कोशिश की, तो तुम सभी को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। अब तुम सब लोगों की इस तरह की मनमर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहते हुए ली सेंगजाई लगातार ये सब कुछ कह रहा होता है कि सब कुछ उसके हिसाब से होने वाला है। मतलब वो इन पायरेट्स को उठाकर खुद इस जगह पायरेट बनना चाहता है। और ये बात बायुन को थोड़ी अजीब से लग रही होती है, क्योंकि बायुन ने पहले भी एक ऐसे किंग को मारा था जो कि बिल्कुल इस तरीके का था। वो हमेशा अपनी मनमर्जी करता था, हर चीज के अंदर उसने केवल वही करना था जो कि उसके मन में आ रखा है। और अब उसे ली सेंगजाई भी उस रास्ते पे चलता हुआ दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद में अब जब ये फाइट खत्म हो चुकी है, तब ली सेंगजाई सन बुकोंग के बेटे से बोलता है, सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी लाशें पड़ी हुई है, इन सभी लाशों को चेक किया जाए। जो कुछ हमारे लिए काम का हो सकता है उस सबको निकाल लो। इन पायरेट्स को ज्यादा सामान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे खाने पीने का इंतजाम तो हो सकता है। इसी के साथ में ये लोग इस काम में लग जाते हैं। जैसे ली सेंगजाई अपने घर के अंदर पहुंचता है। इस जगह पर ज्यादा घर नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड मेंशन है, जिसी को इन्होंने अपना मेन अड्डा बना लिया है। खाने पीने की थोड़ा बहुत सामान है और उसी से आज से गुजारा किया जा रहा है। इस समय ली सेंगजाई पूरा दिन तो खाना बनाने में है, लेकिन बायुन वो थोड़ा सीरियस काम में लगा हुआ है। वो इन लोगों से बोलने लगता है, हम इस सिटी के अंदर आए हुए हैं, यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट काम खाना खाना या फिर खाना बनाना नहीं होना चाहिए। हमारा इंपॉर्टेंट ध्यान इस चीज के ऊपर होना चाहिए, हम किस तरीके से इस सिटी को आगे लेके जाने वाले हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है कि हमारे पास में किस किस तरह का सामान है, और लिस्ट को बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, खाने पीने कुछ भी सामान नहीं। आज से खाना खाने के बाद में कल रात को या फिर कल सुबह हमें क्या खाना है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए ये होनी चाहिए, हमें काफी सारी लकड़ियां पे लेके आनी होगी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, तो लकड़ियां खुद से काट के लेके आनी होगी। हम किसी और को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। और इसके अलावा इस सिटी के अंदर 1 लाख लोग और हैं जो कि सब के सब भूखे हैं। जैसे ही उनको पता चलेगा हमारे पास थोड़ा बहुत खाना है, तो जरूर से हम पर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस सिटी के अंदर जो पिछले किंग थे उन सभी की मौत इसी वजह से हुई थी, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत पैसा था और उस पैसे से पूरी तरह एंजॉय करते थे, और इसी वजह से सिटी के लोगों ने उनको मार के उनको से उनका सब कुछ छीन लिया। हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसी हरकत कर सकते हैं। केवल उनको थोड़ा बहुत अनुमान है, उससे वो हम पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए हमें खुद की सिक्योरिटी में सोचना पड़ेगा, और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास से पैसा थोड़ा बहुत हो जाए। इस सिटी में रहते हुए हम किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत को सोचा है, और ये सोचना बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि इस सिटी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जगह एकदम बंजर है। इस पे ली सेंगजाई बोलता है, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, अगर ये जमीन जरा सी भी उपजाऊ होती, इस जगह से हम कुछ भी कमा सकते होते, इसमें कुछ भी अच्छा होता, तो मेरे भाई बिल्कुल भी इस जमीन को हमारे हवाले नहीं करता। लेकिन फिर भी एक चीज है जो कि इस सिटी के अंदर है और बाकी कई सारी सिटीज के अंदर नहीं है। इससे बायुन बोलता है, क्या चीज है वो? आयरन, सोना, चांदी, कॉपर या फिर ऐसा ही कुछ? इस पे सेंगजाई बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इस सिटी के अंदर काफी सारे पायरेट्स है
जो कि बहुत कम सिटीज के अंदर होते हैं। हमारे पास में हमारा खुद का समुद्र है जिसके अंदर काफी सारे पायरेट्स अभी भी एक्टिव है। बाइजुन कहता है तो क्या ये किसी तरह से कोई अच्छी बात है? ली सिंजे हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरी नजरों से देखा जाए तो ये काफी अच्छी बात है। जो पायरेट्स होते हैं वो अलग अलग देशों से काफी सारा सामान लूट कर अपने एरिया के अंदर रखते हैं। यहाँ पर एक पायरेट आइलैंड भी है, तो मुझे पूरा यकीन है उन्होंने लूटा हुआ सारा सामान अपने आइलैंड के ऊपर रखा होगा। तो अगर हम किसी तरीके से उस आइलैंड पे चले जाएं तो हमारा क्या फायदा हो सकता है? इसमें सन बुकोंग का बेटा कहता है क्या कह रहे हो तुम? क्या सच में ये चीज पॉसिबल हो सकती है? क्या हम जाके पायरेट्स को लूट सकते हैं? पायरेट्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। जो हमारी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको पता है हमारी सिटी में कुछ भी नहीं है, इसलिए ज्यादा बड़ा हाथ पांव यहाँ पे मारने की कोशिश नहीं करते। वो आसानी से पीछे हट गए, उनसे फाइट करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन उनके आइलैंड पे घुसकर जहाँ पर उनकी तरह सिक्योरिटी होगी वहां से उन्हें कुछ भी लेके आ पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमें कब से सिपाही चाहिए? इस पे सेंचे बोलता है हाँ बिल्कुल, सिपाही तो हमें चाहिए, सिपाही के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हमारे पास में किस तरह सिपाही आ जाए तो हम उनके आइलैंड को प्रोटेक्ट करके उनको खजाना लेके आ सकते हैं और फिर उस खजाने से और सिपाही लेके आ सकते हैं और फिर उन सिपाहियों से और खजाना। तो इस तरीके से एक लूप क्रिएट हो जाएगा। इसे बाइजुन कहता है ये लूप तब क्रिएट होगा जब हमारे पास में इन सब में से कुछ एक चीज हो। हमारे पास में कुछ भी नहीं है, सिपाही कहां से आएंगे? यहीं पर ही सारी चीजें खत्म हो जाती है। इस समय सेंजे ने सब कुछ सोच के रखा होता है। वो उनसे कहता है मुझे पता है हमें सिपाही कहां से मिल सकते हैं। सब पूछते हैं कहां से मिलेंगे? सेंजे बताता है विलेज मास्टर से, और ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सब समझ चुके हैं यहाँ पर टोड विलेज किंग चेंगली की बात की जा रही है और चेंगली के साथ भी उसकी लड़ाई चल रही है। ये चेंगली सिपाही मांगेगा, ये तो बहुत ज्यादा अजीब सी बात है। वो दोबारा से उससे पूछते हैं कि सच में तुम चेंगली की बात कर रहे हो? सेंजे बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है हमें उससे काफी बड़ी सेना मिल सकती है और उस सेना की मदद से हम इस लूप को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे वुकोंग तुम तो काफी लंबे टाइम से टोड सिटी के अंदर रहे हो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कोई ना कोई तरीका पता होगा जिससे हम विलेज मास्टर के साथ में किसी तरह से कॉन्टेक्ट कर सके। इस पे वुकोंग बोलता है नहीं नहीं, मुझे कोई तरीका नहीं पता, मैं पूरी तरीके से आपकी तरफ वफादार हूँ, तो उनसे किस तरह से कॉन्टेक्ट करना है इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? इस पे ली सिंजे बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रहा। वैसे मुझे पूरा यकीन है चेंगली के साथ मेरे रिलेशन उतने बिगड़े नहीं है और इसके अलावा उस सिटी में वोनार भी है, वो जरूर से मेरी मदद करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी और जब ये दोनों साथ में जोड़ लगाएंगे तो जरूर से हमें एक अच्छी मदद मिल जाने वाली है। और इसके अलावा मैं एक और चीज जानता हूँ, हम यहाँ पर इस जगह पर एकदम सलामत पहुंच पाए इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि चेंगली ने हमारे पीछे कुछ सिक्योरिटी लगा रखी है और उसी की वजह से हम यहाँ पर सेफली पहुंच पाए। उस सिक्योरिटी का भी हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही सन बुकोंग समझ जाता है उस बंदे को सामने बुलाने का टाइम हो चुका है। वो तुरंत अपने पास सिटी बजाने लगता है जिसका मतलब है हम पहले जानते हैं कि तुम हमें भी देख रहे हो, अब सामने आ जाओ। और इसी के साथ में फ्लैंक टोड वहां पर सामने की तरफ आ जाता है। इसी ने अब तक कब से ऐसे लोगों को मारा था जो कि इनके रास्ते में आ रहे थे या फिर इनको रोक सकते थे। वो यहाँ पर आते ही इन लोगों को सीधे बना कर देता है नहीं, तुम्हें टोड विलेज से किसी भी तरह की मदद मिलने वाली नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सारी सिटीज है जो कि टोड विलेज को किसी भी दूसरी सिटी से कनेक्ट करने से काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है। अगर हमने सिपाहियों को तुम्हें पर भेजने की कोशिश की तो तुरंत ही तुम्हारी सेना के ऊपर तुम्हारे लोगों को प्रोटेक्ट करके तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे और उस सब के अंदर हमारे काफी सारे सिपाही मारे जा सकते हैं। यहाँ पर इस जगह पर किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं है तो हम बेकार में अपने सिपाहियों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। टोड विलेज के मास्टर तुरंत इस चीज के लिए मना कर देने वाले हैं। इसके बाद में कुछ और पड़ताल करना शुरू होती है। पता चलता है ये जो ली सेंगजाई कुछ टाइम तक टोड विलेज के अंदर था, उस कुछ टाइम के अंदर ही इसने काफी सारे बिजनेस सेटअप किए थे जो कि काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे। ये वहां पर टोड विलेज से कुछ भी नहीं मांग रहा है बल्कि जो अपने बिजनेस है केवल उन्हीं बिजनेस को मांग रहा है। उन बिजनेस जितना प्रॉफिट हुआ है इसको वो सारा प्रॉफिट अपना वो सारा अधिकार चाहिए जो कि टोड विलेज के उस बिजनेस के अंदर इसका है। इस तरीके से अगर वो सारा प्रॉफिट इसको मिल जाता है तो पूरी दुनिया को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से इन्होंने भी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली है जिसको फॉलो भी करने वाले हैं। लेकिन फिर भी इसमें पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से कांड चल रहे हैं। स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करेगी वो उसी पर डिपेंड करते हैं। ऊपर की तरफ रिंग ट्राइब में अब तक केवल 2 बंदे थे, तीसरे भाई की अब एंट्री हो चुकी है जो कि जरूर से कुछ कमाल दिखाने वाला है। इन तीनों में से जो कुछ भी जीतेगा वो रिंग ट्राइब का अगला किंग बन जाएगा। यहाँ नीचे की तरफ काफी सारे टुकड़े बटे हुए हैं, हर कोई अपने अपने टुकड़े के ऊपर राज करना चाहता है और इसके अलावा दूसरे की चीजों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। चेंगली की भी सेम ऐसी कोशिश है, वो उस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में कर लेना चाहता है। उसके पास लिमिटेड टाइम है और अगर उसको ऐसा करना है तो उसे एंड में जाकर रिंग ट्राइब में जो कुछ भी जीतेगा उससे फाइट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ली सेंगजाई से फाइट करनी पड़ेगी जो कि अभी अपने खुद के साम्राज्य के लिए चेंगली पर डिपेंड हो रहा है। वैसे इस समय इस मैप को देख के साफ चल रहा है चेंगली और ली सेंगजाई ये दोनों दुनिया के 2 अलग छोर पर है। इन दोनों का आपस में किसी भी तरह कोई कनेक्शन बैठ पाना ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जमीनी तौर पर तो इनको बहुत सारे देशों को क्रॉस करना पड़ेगा, समुद्री तौर पर कोई रास्ता निकल सकता है। वैसे इस समय एक और नई चीज है जो कि सामने आती जा रही है जिसका नाम है 10,000 स्क्रोल सेट। ये काफी लंबे टाइम से एकदम बंद पड़ा हुआ था लेकिन अब हाल ही में इसके बारे में खबरें उठ रही है कि इसके अंदर से काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट बाहर निकल रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर खबर फैला रहे हैं कि उन सभी लोगों को इनके एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर लेना चाहिए। और क्योंकि इस तरह के इश्तेहार बांटने का काम मार्शल आर्टिस्ट खुद से कर रहे हैं तो इनका इस तरह से कुछ भी करना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। किंग्स तक को इसकी खबर पहुंच रही है, जो काफी सारे किंग है वो आपस में अपने सलाहकारों से बात कर रहे हैं
कि ये बंदा है कौन है ये 10,000 स्क्रॉल्स एक्ट, और इसके अंदर किस किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट है। जितने मार्शल आर्टिस्ट के बारे में हम जानते हैं जो कि एकदम उछले लेवल पर होते हैं, वो सारे बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। उनसे कुछ ही बोलने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि कब वो क्या कर जाए, कुछ पता नहीं है। इस समय सैड वाला बंदा ये भी एक बहुत बड़ा रीइंकार्नेट है, ऐसा कहा जाता है। ये बहुत ताकतवर है। वो ओल्ड लेडी जो कि भी कुछ टाइम पहले मरी है, उसने इसके बारे में कुछ जिक्र किया था। ये यहाँ पर बता रहा होता है कि इसको कुछ खास मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं है। 2 मार्शल आर्टिस्ट को ही जानता है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा किस जगह भटक रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा ही सेम लेटर इस एम्परर क्विक से पहुंचा होता है। ये सन की तानाशाह है, जिसके साथ में सन वकोंग, इसमें थोड़ा दिमाग है, जो समझा रहा होता है जो ये मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ये कब ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी तरीके से इनके साथ दोस्ती बनाने का ऑप्शन आया है तो हमें जरूर से कोशिश करनी चाहिए। इनका जो कुछ भी प्रोग्राम है इसके साथ शामिल जरूर से होना चाहिए। इस पर वो सन की बोलता है, तुमने पहले भी ऐसा ही कुछ कहा था मार्शल आर्टिस्ट के बारे में। मूनलाइट टेंपल के अंदर काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट है और वो कुछ भी नहीं कर पाए। टोड विलेज के अंदर बहुत बुरी मौत मारे गए। उस बुढ़िया के ऊपर हम पहले ही काफी सारा नुकसान कर चुके हैं। दोबारा से मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं करना चाहता। जितना भी उसको एडवांस दिया था वो एडवांस कहा गया, उसमें से कुछ भी दोबारा से रिकवर नहीं हुआ है। मैं दोबारा से ऐसा नहीं करना चाहता। किसी मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर हम जरा से पैसा खर्च नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो आग के अंदर उस पर्चे को जला देता है। इसके बाद में सन वकोंग अगली खबर देता है कि चैंगली काफी लंबे टाइम के लिए टोड विलेज से बाहर रहने वाला है। ये परफेक्ट मौका हो सकता है टोड सिटी के ऊपर अटैक करके उसे कब्जे में लेने का। इस पर सन की रज दोबारा से मना कर देता है। वो सवाल करता है क्या स्ट्रेटेजिस्ट सेंग जी अभी भी उस सिटी के अंदर ही है। सन वकोंग बताता है हाँ वो तो सिटी के अंदर ही है, और इसी के साथ उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जब तक स्ट्रेटेजिस्ट है तब तक सिटी के ऊपर अटैक करने का कुछ मतलब नहीं है। टोड विलेज के ऊपर केवल तभी अटैक किया जा सकता है जब उस सिटी के अंदर चैंगली और स्ट्रेटेजिस्ट दोनों ही मौजूद ना हो। अगर दोनों में से कोई एक भी है तो अटैक किसी तरह से काम नहीं करने वाला। ये लोग पहले अटैक करके पूरी तरह से थक चुके हैं। इसके बाद में सन वकोंग अगला आइडिया देता है, कैसा रहेगा चैंगली जो कि सिटी के बाहर है, हम उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करें। हमारे कुछ असिस्टेंट्स को उसके पीछे लगा देते हैं और इस बार हम कुछ एडवांस नहीं देंगे। हम सीधे उनको बोलेंगे जो चैंगली को मार के लाएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। ये काम कर सकता है। एम्परर कोई आइडिया काफी पसंद आता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस असिस्टेंट्स को बोल देना है और असिस्टेंट्स अपने जगह काम कर लेंगे। वैसे ही ससेना कुछ भी नहीं होने वाला, ये बस चैंगली के पास में जाकर बुरी मौत मरने वाले हैं। इस समय सेंगजे के पास में भी सेम खबर पहुंचती है मार्शल वर्ल्ड गेट खुलने के बारे में, और उसको इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है क्योंकि वो मार्शल आर्टिस्ट को अपने सिटी के अंदर शामिल करना चाहता है। इन्हें कुछ टाइम के अंदर पायरेट्स पर अटैक करना है, तो मार्शल आर्टिस्ट में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो ये डिसाइड करते हैं उस जगह पर जाकर कुछ लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। इस समय रिंग ट्रैप के इन दोनों भाई को भी एक खबर पहुंचती है। हाउली जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो इस लेटर को पढ़ भी नहीं पाता, उसको समझ में नहीं सब कुछ है क्या, उसको नहीं पता मार्शल आर्टिस्ट क्या होता है, तो वो तो इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता। लेकिन जिन वेंडाओ उसको इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और बंदे में दिमाग भी है, वो जरूर से इसमें शामिल होगा। इसके साथ में फिलहाल के लिए इस एपिसोड को तो यहीं पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।